औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द सना उस रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं। तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रौनक रमज़ान में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात करेंगे जनाब, जो कि हम मुसलसल अगर हम अपनी ट्रांसमिशन को देखें तो हम बात करते हुए आ रहे हैं इंसान और इखलाक पे। जब इंसान और इखलाक पे हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे टॉपिक हैं जो आ जाते हैं, मतलब पूरी ज़िंदगी है हमारी जो सिमट के इस पूरे टॉपिक में आती है। आज है कैसे हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं, कैसे हम इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, कैसे हम अपने रब को मना सकते हैं। क्योंकि वो कह रहा है मैं तेरी नमाज़ें तेरे मुंह पे दे मारूंगा, तेरे पढ़े हुए कुरान तेरे मुंह पे दे मारूंगा, लेकिन अगर तूने मेरी मखलूक को खुश किया उससे मैं राज़ी हो जाऊंगा। रसूल खुदा कहते हैं जिसने एक इंसान को के चेहरे पे एक मुस्कुराहट बिखेर दी ना, तो समझें कि उसने दिल जीत लिया उसके रसूल का और उसके रब का। कितनी सादी सी ये एक, मैं कहती हूँ कि सौदाबाजी है अपने रब के साथ, कि वो कह रहा है कि मुस्कुरा देना भी तेरी इबादत है। तू कुछ ना कर, तेरे पास कुछ नहीं है ना देने को, तो तू मेरी मखलूक की तरफ देख और मुस्कुरा दे, ये भी तेरा सदका है जो मैं कबूल करता हूँ। तूने एक अच्छी बात उसके लिए सोच ली ना, कहा है काश मेरे पास ये वसाइल होते तो मैं करती। ये जो तेरा कहना है ना, ये भी मैंने अपने लोहे महफूज में महफूज कर लिया कि इसने इसके बारे में अच्छा सोचा। तो किसी के बारे में अच्छा गुमान करना, किसी के बारे में अच्छा सोचना भी कितनी बड़ी बात होती है जनाब। और इसे ही कहते हैं खूबसूरती के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते जाना। और आज ऐसे ही मेहमान मेरे मौजूद होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को मखलूक के लिए वक्फ कर दिया है, और वो किस तरह उनकी खिदमत कर रहे हैं ये तो हम जानेंगे तब जब उनसे बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान, बड़े यंग एज के मेहमान हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं नौजवान नस्ल को इस तरह के कामों में देखती हूँ, इस तरह की NGOs के साथ जुड़ा हुआ देखती हूँ, और जब मुझे पता चलता है कि ये उसके CEO हैं तो मुझे तो और भी खुशी होती है कि अच्छा बनाने वाले भी यही, सोच भी यही, तख्लीक करने वाले भी यही। तो बहुत खुशी होती है आपको मिलवाते हुए भी इस वक्त इनसे। मेरे साथ है जी कासिम जावेद, को फाउंडर ऑफ रिक्स ट्रस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया कासिम। कोको कोला के साथ आपका जो सफ़र चल रहा है इस पर यकीनन हम आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। हमारे साथ बहुत ही मोतबर, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक शुएब अमीर, जो कि रीजनल PTV अवार्ड याफ्ता भी हैं। तो यकीनन हम सबसे पहले आपकी तरफ जाएंगे और कहेंगे कि हमदे बारी ताला से अगर आप हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम रब्बे अनाम है तेरा, नाम रब्बे अनाम है तेरा, नाम रब्बे अनाम है तेरा, हर जगह फैज़े आम है तेरा, तेरी मर्ज़ी कभी नहीं टलती, तेरी मर्ज़ी कभी नहीं टलती, कितना कामिल निज़ाम है तेरा, कितना कामिल निज़ाम है तेरा, लामकानी तेरा है वस्फ़ मगर, लामकानी तेरा है वस्फ़ मगर,
क़ल्ब मोमिन मकाम है तेरा, क़ल्ब मोमिन मकाम है तेरा, नाम रब्बे अनाम है तेरा। जो है मुश्किल कुशा बहर आलम, जो है मुश्किल कुशा बहर आलम, मेरे मौला वो नाम है तेरा, मेरे मौला वो नाम है तेरा, नाम रब्बे अनाम है तेरा, हर जगह फैज़ आम है तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिए सलामत रहे, मौला आपकी इस खूबसूरत मधम आवाज़ को इसी तरह कायम रखे। क्या सरूर था आवाज़ में, और यकीनन एक रूह को आपने अलग परवाज़ तक पहुँचाया, लेके गए जनाब। आबाद रहें, शाद रहें जनाब। आज का सवाल ये है कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा कौन सी है? कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा कौन सी है? इस सवाल का जवाब आपने मुझे टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए देना, और मैंने आपको देना है स्विस वॉचेस के गिफ्ट हैं जनाब। हमारे पास चीज़ रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद में, वहाँ के गिफ्ट वाउचर्स हैं हमारे पास, फूड वाउचर्स हैं हमारे पास जनाब। फेमस पिज़्ज़ा के फूड वाउचर्स हैं हमारे पास, और इटालियानो पिज़्ज़ा के फूड वाउचर्स हैं। ये रेस्टोरेंट कराची में, तो ये कराची वालों के लिए अवेलेबल है जनाब। तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए और हमें जवाब दीजिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कासिम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या सोचा, क्या समझा और कैसे ये कदम उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। रिस्क ट्रस्ट आपने कहा, बिल्कुल रिस्क ट्रस्ट 8 साल का हो गया ये बच्चा, बड़ा हो गया ये तो, काफ़ी बड़ा हो गया है, सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। तो कासिम 8 साल पहले तुम कितने छोटे हो गए? मैं 23 साल का था। 23 साल की उम्र तो बड़ी खेलने कूदने की होती है, फुटबॉल के मैचेस वाली होती है, दुनिया घूमने की होती है। कैसे ख्याल आया कि नहीं मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है? बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बिल्कुल यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। जब मैं अपने यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में पढ़ा था, मुझे आज भी याद है, अपने 2 दोस्तों के साथ हम लोग लम्स के अंदर इकनॉमिक्स की डिग्री कर रहे थे, और हम वहाँ देखते थे कि बहुत ज़्यादा खाना जो है वो ज़ाया हो जाता है। हाँ। और बरअक्स हम लोग लेविश रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, शादी ब्याह के फंक्शंस में जा रहे हैं, वहाँ पे भी खाना ज़ाया होता हुआ देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे घर पे एक दस्तरखान लगता था, जो पिछले 30 साल से हमारी वालदा वो दस्तरखान सेटअप करती थी, और सेटअप के अंदर बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे 150 से 200 लोग माशाल्लाह घर खाना आके खाते थे। माशाल्लाह। तो एक तरफ हम लोग देख रहे थे कितने ज़्यादा लोग हैं जिनको ज़रूरत है खाने की, खाना ही नहीं मिल रहा, और बरअक्स देख रहे हैं कि खाना कितना ज़ाया हो रहा है। तो वो एक टिपिक पॉइंट आया, हम कॉलेज कैफेटेरिया में ही बैठे हुए थे, हमने कहा लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। और हम लोगों ने एक छोटा सा फेसबुक पेज बना दिया, नाम उसका रिस्क रखा कि रिस्क ज़ाया ना करें। और हमने कहा किसी के घर पे भी अगर खाना ज़ाया होगा तो हम 3 दोस्त आपके घर से वो खाना पिकअप करेंगे। हाँ, आपके यानी कि एक्स्ट्रा बन गया है, दावत हुई है, बच गया है, या तो आप अपने मुलाजमीन को दे दें ताकि उनके घर जाके लोग, वरना उसे फेंकने से। अच्छा, ये जो ये काम करते हैं ना लोग, प्लेटों में भर लेते हैं और प्लेटों में छोड़ते हैं, उसका क्या करें? ये इसका कुछ नहीं हो सकता। ये ना बिहेवियरल चेंजेस हैं कि लोगों को समझाया जाए कि जितनी ज़रूरत है उतना ही डाला जाए। इसके ऊपर बिहेवियरल चेंजेस के ऊपर काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो फिर वो जो सिलसिला शुरू किया बिल्कुल आपने? ये सिलसिला शुरू हुआ 8 साल पहले। हम लोग अपनी कॉलेज में निकलते थे, गाड़ियों पर लोगों के घरों से खाना पिकअप शुरू कर दिया।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जब बढ़ते और फिर वो रहे, खाना पैक करके तो पैक लोगों तक बिल्कुल पहुंचाते हम थे। पैक करते थे, लोगों तक वाह, पहुंचाते थे। हम beautiful। लोगों ने फूड बैंक बनाया और आहिस्ता आहिस्ता हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तश्कील किए फूड सिक्योरिटी के अराउंड और फूड वेस्टेज के अराउंड। अब 7-8 साल बाद अब रिज़्क एक इदारा बन चुका है जो कि एक कॉलेज इनिशिएटिव 3 दोस्तों का लिया हुआ था, अब वो एक सुभान अल्लाह। इदारे की शक्ल ले चुका है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी और फूड वेस्टेज के ऊपर काम कर रहा है। जबरदस्त। हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं फूड सिक्योरिटी के अराउंड, जिसमें हम लोग क्या देखते हो तुम इस वक्त? कल मैं एक न्यूज़ देख रही थी और न्यूज़ में था कि जी कराची की फ्लोर मिल्स में आटा ख़त्म हो चुका है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है कि अभी जो क्या दिख रहा है अभी जो हमारे हालिया सैलाब आया है उसकी वजह से हम लोगों की गंदम की काश्त एक तो बहुत कम हुई है, दूसरी हमारी पैदावार बहुत कम होगी क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज क्राइसिस जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, तो वी गोना फेस एक्सट्रीम फूड इनसिक्योरिटी सिचुएशन इन द टाइम्स अहेड। तो उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर करना है और इसी काविश के अंदर हम लोगों ने अपना एक ज़रई प्रोग्राम शुरू किया है जो इस साल हम लोगों ने जिसका आगाज़ किया है। कि सिर्फ खाना ही नहीं है, खाना उगेगा तो खिलाएंगे ना। और उस प्रोग्राम का नाम है हमारा ग्रो रिस्क, कि आप रिस्क उगाइए। तो हम छोटे किसानों के साथ काम करना हमने शुरू किया है जो पाकिस्तान की 85% किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पाकिस्तान का छोटा किसान है, जिसको हम लोग एम्पावर कर रहे हैं, इनेबल कर रहे हैं ताकि उसकी औसत बढ़ सके, उसकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं ताकि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके और बेहतर हो सके। 5 साल तक रिस्क ने ना अपने तौर पे काम किया। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे 3 साल पहले कोको कोला के साथ आप लोगों ने हाथ मिला लिया। बिल्कुल। तो क्या आपको लगा एकदम से कोई बड़ा कैनवस नजर आया? बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम एक इदारा है जिसका एक बड़ा बोल्ड मिशन है ऑफ अचीविंग फूड सिक्योरिटी। जब आपके बोल्ड मिशन होते हैं तो आपको बिलीवर्स चाहिए होते हैं जो कि आपके आइडिया पे बिलीव करें। तो 2021 में जो हमारी कोका कोला के साथ पार्टनरशिप हुई, शुरू बिल्कुल एक सिंपल रमज़ान कैंपेन से हुई जिसमें हम लोगों ने अहद किया कि हम पाकिस्तान भर में रमज़ान दस्तरखान लगाएंगे, इफ्तार दस्तरखान सेटअप करेंगे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, और हम लोग राशन तकसीम करेंगे। यहाँ एक बात रोक के पूछूं, तुम एक यंग नौजवान बच्चे पढ़े लिखे, मुझे ये बताओ कि चाइनीज़ की कहावत है मछली ना खिलाओ मछली पकड़ना सिखाओ। बिल्कुल ऐसी है। तुम्हें नहीं लगता कि बेटे हमने लोगों को मांगना सिखा बिल्कुल बड़ा इजी हो गया है कि मैं जाऊंगी इस दस्तरखान पे बैठूंगी, मैं खाऊंगी और साथ में अपने घर वालों के लिए लेके भी चल जाऊँ। बिल्कुल मुझे ऐसी है। क्या जरूरत पड़ी सुबह उठूं भी, मेहनत भी करूं, सीवी भी बनाऊं, इधर जाके नौकरी के धक्के भी खाऊं, मजदूरी उठा के अपनी। देखिए एक शख्स अगर निकलता है तो बच्चों का पेट भरने के लिए निकलता था मजदूर। ऐसी है। हमने उस मजदूर की मजदूरी को भी रोक दिया, गैरत मार दी। क्यों? तो हम लोगों ने जो अपना अफ्तार दस्तरखान है वो स्पिरिट ऑफ रमजान सेलिब्रेट करने, सिर्फ रमजान की हद तक। राशन का जो प्रोग्राम है हमारा वो सिर्फ बेवाओं को, डिसेबल्ड लोगों को और एल्डरली लोगों को जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम और लाइवलीहुड नहीं है। सही। इस प्रोग्राम से हमने कोका कोला के साथ रोक रही हूँ कि मुझे जानना मेरे लोगों को मेजर कैसे करते हो कि कोई आया उसने कहा कि जी मैं डिसेबल हूँ या मैं बेटा कमा नहीं सकती, मेरे आगे पीछे, तो कोई आप लोगों की हम लोगों की बिल्कुल हमारी वेरिफिकेशन टीम है ऑन ग्राउंड, जो ऑपरेशंस के लोग हैं हमारे, लोगों के घर जाते हैं, तस्दीक करते हैं। हमारे बड़े डिटेल्ड सर्वे हैं जिनको पॉवर्टी स्कोर कार्ड बोलते हैं। हम लोगों का पॉवर्टी स्कोर कार्ड लेते हैं, फिर उनको रैंक करते हैं कि इनकी पॉवर्टी रैंकिंग क्या है, उस हिसाब से हम उनको एनरोल करते हैं अपने राशन प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ से हमारा कोका कोला का सफ़र आगाज़ हुआ हमारी पार्टनरशिप का। और जो आपने बात की कि लोगों को मछली पकड़ना सिखाएं, फिर हम लोगों ने सफ़र का आगाज़ आगे किया और हम लोगों ने एक मेगा किचन बनाया जिसके ज़रिए हम लोगों के पास कैपेसिटी है कि डेली के 20,000 मील्स वो प्रोड्यूस कर सकता है किचन। इट्स लाइक अ मिनी फैक्ट्री। उसके साथ हमने अटैच की फूड कार्ट्स, जो आप आम कार्ट्स देखती हैं, ठेले देखती हैं, उनको हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज़ किया और वो हम लोगों को रोज़गार के तौर पे दे रहे हैं कि आप हमसे ही खाना लें और आगे लोगों को सस्ता, सेहतमंद और साफ़ सुथरा खाना लोगों को बहुत मिनिमल नॉमिनल चार्जेस के ऊपर फ़रोख्त करें। वेरी नाइस। ये तो अपना रोज़गार भी कमाएं और लोगों को सस्ता, साफ़ और सेहतमंद खाना भी फराहम करें। सही। वो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ में मेरा 1 रुपया भी लग रहा होगा ना उसमें मेरी ऑनेस्टी अलग से शामिल हो जाएगी क्योंकि मैं पे कर रही हूँ। जनाब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कासिम मेरे साथ मौजूद, अपनी गुफ्तगू को ज़रूर जारी रखेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं जनाब आपको। हम जब ब्रेक पर होते तो बहुत सारी गुफ्तगू हमारी चल रही होती है, हमारे नए मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं इस वक्त आपका तारुफ़ करवाती हूँ, सैयद काशिफ रज़ा रिजवी होटल मैनेजर हैं बीच लग्जरी के। आपको खुश आमदीद कहते हैं काशिफ, कैसे हम? और यकीनन आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि कासिम से हमारी बात चल रही थी और यकीनन आप सुन भी रहे थे, तो उस बात की तरफ आते हैं। कासिम, आप अगर इजाज़त दे तो मैं नात एक सुन लें। बिल्कुल 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 लाजमी। माहौल भी है, मौका भी है, महल भी है, नात सुनते हैं और फिर इस गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। जी मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुक़द्दर बनाए ये जी चाहता चाहता है, तेरे पास आए ये जी चाहता है, मदीने को जाए जहाँ दोनों आलम है, महवे जहाँ दोनों आलम है, महवे तमन्ना वहीं सर झुकाए ये जी चाहता है, वहीं सर झुकाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए पहुँच जाए बेज़ाद जब हम मदीने, पहुँच जाए बेज़ाद जब हम मदीने, तो खुद को न पाए ये जी चाहता है, तो खुद को न पाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुक़द्दर बनाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। आते हैं कासिम आपकी तरफ, और यकीनन हम रिजवी साहब से भी साथ साथ गुफ्तगू करते हैं। कोक से दोस्ती हो गई, कोक का साथ चल पड़ा 3 साल से। बिल्कुल, अब तक कितने मील्स डोनेट कर चुके हैं हम लोगों ने? अब तक जी 5 मिलियन मील्स अभी तक लोगों को खिला चुके हैं हम लोग अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए। उसका भी पैसे बिल्कुल, उसके भी पैसे जाते हैं पिछले 3 साल से, ये तीसरा साल है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 2021 में हमारी पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ, जिसमें हम लोगों ने रमज़ान दस्तरखान और राशन से आगाज़ किया। फिर हमने 2022 में एक मेगा किचन बनाया, जिसके ज़रिए हम लोग 20,000 मील्स पर डे की हमारे पास कैपेसिटी है, जिसके साथ हम लोगों ने फूड कार्ड्स को अटैच किया। और अब जो हमारा तीसरा साल है कोका कोला के साथ, हम लोग
फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं अपने ग्रो रिस्क प्रोग्राम के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो छोटा किसान है जो कि हमारे मुल्क की बैकबोन है, उसको हम लोग इनेबल कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों को अब तक आप हेल्प कर चुके हैं? ये बार बार मुझसे कहा जा रहा है कि आप पूछें। अच्छा। हम लोग जी ये जो फार्मर्स हैं, हाँ, खासतौर पे किसान हैं हमारे, बिल्कुल हम लोग अराउंड 1000 फार्मर्स क्योंकि ये मैं अभी आपसे पूछ चुकी थी लेकिन मुझे लगा कि दोबारा पूछ लेना चाहिए, शायद सुना नहीं। हम लोग अपने प्रोग्राम में 1000 फार्मर्स को इनेबल कर रहे हैं जो ज़रूरी अशियाएँ वो फराहम कर रही हैं, जिसमें डिफरेंट अशियाएँ, बीज आ जाती है, खाद आ जाती है, मुख्तलिफ स्प्रेज आ जाते हैं। और ये 1000 फार्मर नहीं है, ये 1000 ख़ानदान है जिनके ज़रिए ये पूरा ख़ानदान मुतासिर होगा और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। तो ये अराउंड 10,000 लोगों का प्रोग्राम है जो हम लोग चला रहे हैं ग्रो रिस्क का, जिसके ज़रिए हम। अच्छा, ये कैसे, मतलब तुम लोगों ने तो 3 दोस्तों ने कहानी शुरू करी, रिस्क साहब आपने सुनी ये बात कि कहानी शुरू करी रिस्क फाउंडेशन, अब ये कैसे हो रहा है कि इतना डोनेशन हो जाता है, कैसे सब? बिल्कुल, अब हमारे साथ कुछ टेक्निकल लोग साथ देते गए, हमारे दोस्त अहबाब साथ देते गए, और कोका कोला जैसी कंपनियां हमारा साथ देती रही। इट्स अ बिग ब्रांड, बिल्कुल। तो डोनेशंस हमें आ जाती हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम लोग उसके ज़रिए इनेबल कर रहे हैं और आगे अपने सिलसिले को और अपने मिशन को लेके चल रहे हैं। इस वक्त जो बेसिक चीज़ ना कहते हैं ना, एक फोकस कर लिया मैंने कि ये मेरा टारगेट है, वो टारगेट इस वक्त टारगेट है कि पाकिस्तान के अंदर एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं अपने ग्रो रिस्क प्रोग्राम के ज़रिए। ज़बरदस्त। इसके ऊपर हम लोगों ने अपना 110% रिस्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन ने फोकस कर लिया है और कोक ने हमारा साथ दिया है इसके ऊपर। सिर्फ ये नहीं हुआ ना कि हमारी फसलें तबाह हुई, हमारी ज़मीनें तबाह हो, हमारे जानवर बह गए। तो अब यहाँ से बात ये नहीं है कि मैंने खाद पहुँचा दी, मैंने बीज पहुँचा दी, अब तुम कुछ भी कर लो। नहीं, मुझे उस जमीन को, पूरी जमीन को ठीक करके भी देना है, तैयार करके देना है, उनको वो जानवर भी प्रोवाइड करने ताकि वो अपना जो है काम शुरू। तो ये सब भी हम लोग कर रहे हैं। अगर आप सैलाब के स्टैट्स देखें तो 35 मिलियन लोग अफेक्ट हुए हमारे सैलाब से, ठीक है, जिसमें 2 मिलियन से ज़ायद एकड़ेज जो है वो हमारी मुतासिर हुई, 1 मिलियन से ज़्यादा जानवरों का नुकसान हो गया। तो ये सारा प्रोग्राम उसी की एक कंटिन्यूएशन है, क्योंकि हम लोग इन इलाकों में रिलीफ फराहम कर रहे थे। हमने कहा इन लोगों का जो इन्हिसार है वो तो ज़राअत पे और लाइफ स्टॉक पे है, तो इन लोगों को तो राशन कंटिन्यूसली देना, इट डजंट मेक सेंस। यू नो व्हाट, मेरे घर का जो गार्ड था, मुझे अच्छी तरह, एक दिन सुबह में उठी, मैं रो रहा, चीखे मार, बाजी मेरी दोनों भैंस से पानी में, उसको कुछ नहीं था कि क्या गया क्या नहीं, मेरी भैंस से चली गई बाजी। वो उसका रोजगार था, दूध भी आता था उससे, सब कुछ मतलब मैं लिटरली उस वक्त मैंने एक पल के लिए ना मैं बिल्कुल कि हम इतने मज़े से आते हैं, डब्बा खोलते हैं, दूध पी निकाल लेते हैं या बाजार से खरीद के, हमने कभी सोचा ही नहीं कि इसके पीछे कितने ख़ानदान हैं जो सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इसी तरह जब हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वो किधर से चावल का दाना हम तक पहुंचता है, किधर से वो गंदम का दाना हम तक पहुंचता है। चावल भी आपको मैं बताऊं, एक जगह फसल नहीं उगती, पहले एक जगह लगाई जाती है, पनीरियाँ लगाई जाती हैं, उसके बाद उसको फसल को दोबारा चेंज किया जाता है, पानी में खवातीन और बच्चे वो पनीरियाँ लगाते हैं और वो इतनी मेहनत मुशक्कत करते हैं, उनके कितने आराम से हम ज़ाया कर देते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो किसान है उसको इज़्ज़त और वक़ार दें जो वो डिज़र्व करता है। गुड। अच्छा, ये बताएं जो हमारे देखने वाले हैं और उनके अभी इसका दिल भी नर्म हुए हों, अल्लाह करे ऐसा हुआ हो, और है मैं क्या पूरी दुनिया में अगर देखें ना तो पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा है जो हर जगह से डोनेशन करते हैं। कैसे आपको डोनेट कर सकते हैं? हम लोगों का जी डोनेशन का तरीक़ेकार बड़ा सिंपल है। हमारी वेबसाइट है www.sharerisk.com, SHARERAZQ। हम लोग इजी पैसा ऐप के अंदर भी इंटीग्रेटेड हैं, यूफोन ऐप के अंदर भी इंटीग्रेटेड हैं, UBL की बैंकिंग ऐप के अंदर भी इंटीग्रेटेड हैं। तो इन ऐप्स के ज़रिए हमें डोनेट डायरेक्टली ऐप्स पे जाके कर सकते हैं या ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे जाके डोनेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कासिम आपकी यहाँ मौजूदगी का, और कोका कोला का एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि इतने बेहतरीन बच्चों को साथ लेके चलना और एक इतना बड़ा प्रोग्राम करना, वो भी अपना हमारे मुल्क के लिए। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। और मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काशिफ रज़ा रिज़वी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बीच लग्जरी की मैनेजर हैं और काफ़ी अरसे इन्होंने अवारी होटल के साथ भी गुजारा हुआ है, क्योंकि दोनों एक ही कहते हैं ना, एक ही घर के दो शाखें हैं। तो यहाँ रहें या वहाँ रहें, बातें का आपको यहाँ। तो ये बताइए कि कैसा सिलसिला है बीच लग्जरी का, अवारी का? आप अवारी से निकल कर आए तो क्या फ़र्क भी क्या महसूस किया आपने? मैं पहले अवारी टावर्स के साथ एज अ डायरेक्टर गैस सर्विसेज काफ़ी अर्से तक जो है वो अटैच रहा, और उसके बाद फिर वहाँ से प्रमोट होकर मैं होटल मैनेजर बना। तो उसके बाद मुझे बीच लग्जरी होटल ट्रांसफ़र किया गया। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, बड़ी खुशी की बात थी, और मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात इसलिए भी थी कि बीच लग्जरी होटल जो है वो अवारी ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ की सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिससे इस ग्रुप ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कदम रखा। 1948 में हमने इसका ऑपरेशन शुरू किया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते माशाल्लाह अब हम इस वक्त जो है वो कराची में हमारे पास अवारी टावर्स है। बीच लग्जरी का नाश्ता भी बड़े मज़े का है, खाना भी बहुत मज़े का, खाना बहुत मज़े का है। हमारे पास सी फ्रंट रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम डिनर सर्व करते हैं। वो होटल इंडस्ट्री की जितनी वैरायटी आप लोगों के पास है वो मुझे नहीं लगता सी फूड में और कहीं भी इतनी वैरायटी। बिल्कुल ऐसा ही है। और कैसबा हमारा जो एथेंटिक कुजीन रेस्टोरेंट है वो बेसिकली इसका नाम है, और वहाँ पर आपको लॉबस्टर से लेके विंस्टन प्रॉन्स, हर सी फूड से रिलेटेड एक से एक वैरायटी और आपको टेस्ट जो है वो मिलेगा, जिसके लिए हमारे एक्सक्लूसिव शेफ़्स हैं जिनकी रेसिपीज़ जो हैं वो बड़ी कॉपीराइटेड रेसिपीज़ हैं जो वो शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि अदरवाइज इट बिकम द पब्लिक थिंग। और उसके अलावा हमारे पास फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जो पानी के ऊपर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। कराची में वाहिद होटल है जो कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जिसके पास है। बाकी होटल्स जो हैं वो दे डोंट हैव दिस थिंग, क्योंकि कराची में और जगहें ऐसी हैं जहाँ पर समंदर के किनारे रेस्टोरेंट्स आबाद हैं, बट एज अ होटल हम वाहिद होटल हैं जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये तो खैर कमाल है। अच्छा ये बताएं, एज अ मैं जनरल बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं एज सादी इमाम, कमरों पे कब काम करेंगे हम बीच लग्जरी के? कमरों के ऊपर कब रेनोवेट हो रहे हैं? कमरों के ऊपर बिल्कुल हम काम जो है वो कर रहे हैं, और हमने अपना 4th, 5th फ्लोर, 3rd फ्लोर को रेनोवेट जो है वो किया है, और अब हम नीचे की तरफ जो है जा रहे हैं। कुछ चीज़ें देखें इस होटल की ऐसी हैं जिस पे रेनोवेशन के ऊपर हम अपने तौर पे ख़ुद आगे नहीं बढ़ते हैं, बिकॉज़ हम इस प्रॉपर्टी की हेरिटेज को वैसे ही कायम दायम रखना चाहते हैं जैसी कि ओरिजिनली थी। सही। और उसमें ऑफ कोर्स मार्केट की डिमांड्स, ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ बदल रही हैं, तो उसको अपग्रेड करना हम पर भी फ़र्ज़ है, और जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने काफ़ी हद तक इसके ऊपर जो है वो वर्किंग की है। हम अपने मीटिंग रूम्स को भी रेनोवेट करने के लिए जा रहे हैं, और ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट 2 साल पहले शायद हम मज़ीद बेटर पेस के ऊपर एकम्प्लिश कर चुके होते। अनफॉर्चुनेटली अगर कोविड ना आता, क्योंकि कोविड के बाद जब बिज़नेस ने बिल्कुल ही स्लम्प किया है तो उसके बाद हमारे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन अल्लाह ताला का फजल करम है, और ये हमारे ग्रुप की मैनेजमेंट की मेहरबानी है कि हमारे पास पूरे ड्यूरिंग कोविड या उससे लेके अब तक कोई भी एक भी सिंगल ले ऑफ नहीं है एम्प्लॉय से रिलेटेड। अल्लाह का शुक्र है। और इस ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है वो एम्प्लॉय वेलफेयर एंड रिटेंशन है। अच्छा। जी बिल्कुल। इस चीज़ के ऊपर हमारे पास माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद एम्प्लॉयज़ की ऐसी है जो कि 8-8, 10 साल से जो है वो कंपनी के साथ अटैच हैं। और मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग ये बताऊं कि अभी रिसेंटली हमने जो है वो अपनी एक एनुअल स्टाफ सेरेमनी की थी, गैला डिनर की, तो उसमें हमने लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो उसमें एक साहब ऐसे भी थे जिनकी 50 ईयर्स प्लस लेंथ ऑफ सर्विस थी, और देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल फॉर 40 ईयर्स एंड अबव, 30 ईयर एंड अबव, और 30 साल से ऊपर वाले। और वरना हम ऐसी बहुत सारी कंपनीज देखते हैं कि जहाँ एक एज के बाद कहते हैं कि अब आप इस कंपनी के लिए काम के नहीं रहे। बड़ा दुख से ये बात हमें सुनने को मिलती है कि जी अब आप इस कंपनी के लिए का। और कितनी खुशी की बात है कि जिन्होंने 50 साल उस कंपनी को दिए या 40 साल उस कंपनी को दिए, वो कंपनी उन्हें ओन भी करती है और उसी तरह उन्हें रिस्पेक्ट भी दे रही है, उस तरह उनसे काम भी ले। अगर वो एक्टिव है तो वो काम करें अपना। बिल्कुल सादिया, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% यकीन करता हूँ कि अगर आप एक्टिव हैं, प्रोडक्टिव हैं। देखें, इंसान में खामियां हर शख्स में होती हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कोई खामी ना हो। और हमारी ग्रुप की फ़िलासफ़ी भी यही है कि वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हर आदमी मिस्टेक्स करता है, उससे सबक हासिल करें, आगे बढ़ें, अपनी एफ़र्ट जो है वो जारी रखें कामयाबी के लिए। बाकी अल्लाह ताला की मदद जो है वो साथ आपके चलती रहती है। रही बात टफ़ टाइम्स की, तो ये नशेब फराज तो ज़िंदगी में, बिज़नेस में, कारोबार में आते जाते रहते हैं। 9/11 का हादसा हुआ, बिज़नेस स्लम कर गया पाकिस्तान में, बट हम अपनी जगह खड़े रहे, हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ खड़े रहे। कोविड आया, हम अभी भी उनके साथ खड़े हुए हैं, हम पहले भी उनको सपोर्ट करते थे।
और हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे ये बात साबित हो कि जी एम्प्लॉयज़ को हमने निकाल दिया या कट डाउन कर दिया। जिनसे एम्प्लॉयज़ को निकाला गया, ऐसे बिल्कुल, बड़े चैनल्स हमने देखे जिनसे लोगों को निकाला गया। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहती, जो मेरे जानने वाले भी हैं और जिनको मैं जानती हूँ कि उनको निकाला गया। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि आप जैसे इस वक्त मैनेजर के ओहदे पे हैं, इसी तरह कोई किसी भी बड़े ओहदे पे हो या छोटे ओहदे पे, तो उसने उस हिसाब से अपने वसाइल के हिसाब से अपने खर्चात बढ़ाए होते हैं। एकदम से आपको पता चले कि अगले महीने से आप नहीं है हमारे साथ, तो वो एक तूफ़ान है, एक ज़िंदगी में ऑलरेडी अजाब आया हुआ है और फिर उसके बाद ये तूफ़ान आना, ये ज़रूर जानूंगी मैं कि इसको कैसे हैंडल करते हैं एज ए एम्प्लॉय भी आप इस बात को। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते लोग थक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते लोग थक जाएंगे। मदीने के ज़ायर खुदा के लिए दास्ताने सफ़र मुझको यूं मत सुना। सोना बात पर जाएगी, दिल तड़प जाएगा। मेरे आंसू छलक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। जैसे सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद पलकों से सजदे टपक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते
सलामत रहें, आबाद रहें, शाद रहें। जनाब, आज मुझे लगता है कि मैंने बात क्या की, इंसानियत की खिदमत की। आज लोग उमड़ के आए मेरे शो में, वो वाले, और ख़ास पे वो यंग जनरेशन जिसे देख के इतनी खुशी होती है। मेरी अपनी भतीजी डॉक्टर बन रही है और इस वक्त मेरे सामने एक यंग डॉक्टर जो कि थोड़े ही अरसे में अपना फाइनल कंप्लीट करेंगी और एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस भी करेंगी, और अब कर भी रही हैं। और जो सबसे बड़ी प्रैक्टिस है वो क्या है जनाब, इन बच्चियों ने मिल के, स्टूडेंट्स ने मिल के एक NGO खोली, उसका नाम है होप। उम्मीद देते हैं आपको, जीने की उम्मीद देते हैं। पूछना हमने अब इनसे ये है, आयशा से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आयशा, खुद मेडिकल स्टूडेंट हो, आपके यकीनन फ्रेंड्स भी सारे मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो कैसे ख्याल आया कि हमें एक NGO खोलनी चाहिए और उसका नाम हमें होप रखना चाहिए, और ये होप क्या है और किस लिए है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग होप्स, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें होप्स का मैसेज पहुंचाने के लिए ज़रूर थैंक यू सो मच। होप्स का आगाज़ 1995 में हुआ था, जब हमारे KMDC जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसका जब फर्स्ट बैच आया 1995 में, और उन्होंने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, हमारा क्लिनिकल रोटेशंस हमारी अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में होती हैं, तो जब वो लोग अब्बासी आए और उन्होंने देखा कि अब्बासी में जो मरीज़ आते हैं वो अपना बेसिक इलाज मुकम्मल नहीं करवा पाते, उनके पास वो वसाइल ही नहीं है, उनके पास वो वसाइल नहीं होते, उनके पास वो पैसे नहीं होते कि वो अपना बेसिक इलाज मुकम्मल करवा सकें, अपनी एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट करवा सकें। तो इसी खिदमत खल्क़ को मद्देनज़र रखते हुए उस बैच वालों ने एक ऐसी NGO के आगाज़ डाला जिसका नाम है होप्स, एंड होप्स का मतलब है हेल्प ऑफ पेशेंट इन एग्जिजेंसी बाय स्टूडेंट्स। इट्स एन इंटायरली स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम PCP सर्टिफाइड हैं, हम शरिया कंप्लाइंट सर्टिफाइड हैं माशाल्लाह, जिसका 1995 में ये होप्स स्टार्ट हुई थी, जिसका बेसिक मकसद यही है, और ये हम पिछले 28 सालों से इसको चलाते हुए आ रहे हैं। हम स्टूडेंट्स ही चलाते हुए आ रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट ईयर MBBS से लेके फाइनल ईयर MBBS, सेम एज विद BDS के भी हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी अपनी फुल पढ़ाई के साथ साथ इसको चला रहे होते हैं। तो इसका बेसिक मकसद ये होता है कि अब्बासी में जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। अब्बासी वालों की मदद करोगी? एक्चुअली होप्स अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सटेंड हो चुका है, और अब हमने अपनी सर्विसेज को अपार्ट फ्रॉम अब्बासी इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे स्टार्ट कर चुके हैं। होप्स की सर्विसेज अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमारे पास होप्स में होता है ड्रग बैंक है हमारा, रूम 41 के नाम से मशहूर है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, जिसमें कि अब्बासी के जो पेशेंट एडमिट होते हैं वो हमारे पास आते हैं, हम उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, ज़कात एलिजिबल होते हैं क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्द सर्टिफाइड हैं, तो हम मुफ्ती के अंडर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनका फॉर्म बनाते हैं, और जो ज़कात एलिजिबल होता है हम उनको फिर ज़कात पे मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। वो पेशेंट्स जो कि सैयद होते हैं जी, जो कि सैयद होते हैं या जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, फिर हमारे पास उनके लिए डोनेशंस का हिसाब होता है, फिर हम उनको डोनेशंस पे देते हैं। तो इस ड्रग बैंक के थ्रू ना कि हम सिर्फ उन पेशेंट्स को जब वो फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिशन से लेके टिल द टाइम ऑफ डिस्चार्ज उनकी जितनी भी एंटीबायोटिक्स लग रही होती हैं, उनकी जो मेडिसिन होती हैं, अब इसके अलावा अगर किसी भी पेशेंट की कोई सर्जरी होनी है, कोई ऑपरेशन होना है, तो जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं वो भी होप्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। ओके जी, इसके अलावा हमारी होप्स की लेबॉरेटरी है जो कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम पेशेंट्स के लिए जो ज़कात एलिजिबल होते हैं और जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और वो लोग जो कि वाइट कॉलर या ब्लू कॉलर लोग जो कि ज़कात तो नहीं लेना चाहते लेकिन वो इतनी महंगे टेस्ट भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको होप्स बहुत ही सब्सिडाइज प्राइसेस में टेस्ट फ्राहम करते हैं। इसके एक चीज़ यहाँ मैं आपको रोकती हूँ और मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा ना 28 साल पहले जो बैच था उससे, जो 28 साल पहले के बैच के आपके डॉक्टर्स थे वो अभी हैं आपके साथ? एग्जैक्टली वो हमारे साथ बिल्कुल हैं। एक्चुअली वही हमारा मेजर सपोर्ट है क्योंकि वो सब एलुमनाई हो जाते हैं हमारे। तो इस पिछले 28 सालों में हर साल जो बैच ग्रेजुएट होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह होप्स के साथ एसोसिएटेड रहता है, होप्स के साथ उनके कामों में शरीक होता है, हमें उनकी ज़कात डोनेशंस सब तरीके से हमारी हेल्प करता है। कैसे स्टडीज़ के साथ इतनी बड़ी चीज़ों को मैनेज कर लेते हो भाई? अम्मा बानी डांटते कि ये क्या ठीक है
माना कि सही है, लोगों के काम करना चाहिए। देखिए हम सब, मैं भी माँ हूँ, आप भी बाप हैं, तो ये लेकिन भाई इतनी महंगी पढ़ाई है, डॉक्टर बनाना कोई आसान नहीं है, तो पढ़ाई की तरफ भी पूरा ध्यान हो और ऐसा ना हो कि ग्रेड्स में कोई कमी आ रही हो। तो ऐसा तो नहीं होता घर में ये वाली कुटाई पड़ी हो, बाहर बड़ी रिस्पेक्ट पड़ी हो, है जी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सारे वॉलंटियर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेसली काम करते हैं, बहुत वॉलंटियरली काम करते हैं। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जो हम अपनी पढ़ाई से फ्री होके जब हमारी क्लासेस एंड हो जाती हैं तो उसके बाद हर वॉलंटियर वीक में लाइक 2 से 3 आवर्स हमारी ड्यूटी होती है, जिसमें हम जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ड्रग बैंक के थ्रू पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड करने का जो काम है ये सब हम स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। होता है साल का, कुछ आइडिया है? जी बिल्कुल, मैं आपको अगर लास्ट ईयर के एक्सपेंस के हिसाब से बताऊँ तो लास्ट ईयर हमारे पर एनम हमने अराउंड कोई 14 to 15,000 पेशेंट्स को कैटर किया था बासी शहीद हॉस्पिटल में, एंड इट कॉस्ट अराउंड 2.5 करोड़, जिसके हमने उनको मेडिसिन और सर्जिकल आइटम्स प्रोवाइड किए थे। तो ये कैसे पूरा हो जाता है? ये इस तरह से पूरा होता है कि सबसे पहले तो हमारे अपने जो KMDC के स्टूडेंट्स हैं विच इंक्लूड MBBS से लेके BDS भी, फ्रॉम फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चूँकि वो होप्स के काम को जानते हैं, हमारे साथ वो काम करते हैं, तो वो अपने घरों से ज़कात डोनेशंस सच्चाई को भी जानते हैं। जी, उसकी सच्चाई को जानते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब हम किसी इदारे में ज़कात दे रहे होते हैं या कोई भी फंड दे, तो हम कहते हैं पता नहीं ये होगा कि नहीं, पता नहीं वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं। तो कम से कम आपके स्टूडेंट आपकी सच्चाई को जानते हो। यकीनन आज के प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत से लोग आपकी सच्चाई को देख भी रहे हैं और जानने। इतनी यंग स्टूडेंट मेरे सामने बैठी। जी बेटा बोलिए। जी, तो इसी तरह से जो अब हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्चुअली हमारी क्रेडिबिलिटी को जानते हैं, समझते हैं, तो वो अपने घरों से, अपने रिलेटिव से भी ज़कात और डोनेशंस हमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा हमारे जो मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, हमारे जो एलुमनाई हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, चूँकि वो होप्स का पार्ट भी रह चुके हैं और वो देखते हैं कि किस तरह से होप्स फ्लरिश कर रहा है, तो वो भी हमें मुसलसल अपनी ज़कात और डोनेशन से सपोर्ट करते हैं, भले से वो पाकिस्तान में हो या वो पाकिस्तान से बाहर हो, तो वो हर तरह से हमें सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा KMDC के अलावा भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से भी हमारे पास एम्बेसडर्स होते हैं जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी होप्स का मैसेज देते हैं, वहाँ से भी ज़कात और डोनेशंस कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह हमारे पास पूरे साल अगर आपको यहाँ देखने वाले लोग डोनेशन देना चाहें तो वो कैसे दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास जो है वो हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, जो कि ज़कात का अलग अकाउंट और डोनेशंस का अलग अकाउंट है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि किस पेशेंट को ना हो। जी, तो इसके 2 सेपरेट अकाउंट्स हैं हमारे पास, उसमें वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसको बता सकती हैं आप अगर कोई सुनना चाहे? अकाउंट डिटेल्स आई गेस पहले से इन्फॉर्म कर दी हैं। मैं बस अभी डिटेल में दे अभी डिटेल हमारे टीवी स्क्रीन पे आपको ज़रूर इनकी डिटेल्स ऑन एयर हो जाएगी जनाब। ये तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जी काशिफ साहब आपकी तरफ आते हैं, ये बताएं कोई इफ्तार की कोई डील शील्स हैं, कोई मज़ेदार इफ्तार बीच लग्जरी में कोई आपने लोगों के लिए इत्माम किया, और फिर आने वाली ईद का भी कुछ बताइएगा। बिल्कुल, बीच लग्जरी में इफ्तार जो है वो ज़ोर शोर से जारी है, और हमारा जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, सी फ्रंट, कितना को महंगा कर दिया है ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। महंगा तो हमने नहीं किया, लेकिन जो हालात हैं, इन्फ्लेशन का रेट है, उसकी मजबूरी में करना पड़ा। अच्छा। अभी इस वक्त हमारा जो इफ्तार बुफे का रेट है वो 3200 प्लस टैक्स है पर पर्सन, और उसमें सी फ्रंट के ऊपर हमारा इफ्तार बुफे लगा हुआ है। काफ़ी एक्सटेंसिव मेन्यू है उसमें, ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड मेन्यू है, एक्सटेंसिव मेन्यू है। और उसके साथ साथ जो है वो हमारी डिस्काउंट ऑफ़र जो है वो इस लास्ट अशरे के अंदर जो है वो चल रही है कि आप अगर अपनी वो फैमिली, क्या है डिस्काउंट ऑफर? वो ऑफ़र ये है कि आप अपनी फैमिली को लेके आते हैं तो उसके ऊपर हम 10% ऑफ जो है वो दे रहे हैं, जो कि हम पहले रमज़ान में शुरू में नहीं दे रहे थे। हमने रमज़ान से पहले डिस्काउंट ऑफ़र लॉन्च की थी, बट ड्यूरिंग रमज़ान कोई भी नहीं थी। अब लास्ट अशरे के अंदर, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक बाहर निकलें, इफ्तार करें, एंजॉय करें, क्योंकि रमज़ान में इफ्तार और सहरी बाहर करना ये एक ऐसी चीज़ है विच एवरीबडी लुक फॉरवर्ड टू इट। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म पे ईद के हवाले से भी ज़रूर बता दें। ईद के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ईद के ऊपर हमारा ईद पे लंच होता है, उसके अलावा ईद पे हमारा डिनर होता है। उसकी कोई ऑफ़र नहीं लगाई उसमें अभी तक हमने कोई ऑफ़र नहीं लगाई, उसमें हम वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2-3 रोज़ में फाइनल कर लेंगे उसका मेन्यूज़ वगैरह। डिनर हमारा बुफे डिनर होगा सी फ्रंट के ऊपर, और 007 हमारा रेस्टोरेंट है जिसमें हम ईद डे लंच जो है वो तीनों दिन के ऊपर करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास जो केक्स की ऑफ़र है, ईद के केक्स का एक बहुत बड़ा सिलेक्शन हमारे पास मौजूद है। उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स जो है वो आप अगर ऑर्डर करना चाहते हैं
तो वो आप कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने 20% डिस्काउंट जो है वो ऑफर इसके किया अलावा है। मैंने सुना आपने कहीं और भी रेस्टोरेंट ओपन हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में आप लोगों ने? एक्चुअली हमने होटल ओपन किया है। होटल ओपन जी, किया है। एक्चुअली अच्छा। अवारी ग्रुप की एक्सपेंशन का जो एक फेज़ पिछले 1.5 साल से चल रहा है, अभी हम उसमें बिल्कुल यानी कि गिलगित अब जाएंगे तो एक बेहतरीन आपको 5 स्टार होटल जी मिलेगा। बिल्कुल, वो 4 स्टार होटल है, 4 क्योंकि स्टार। गिलगित में हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है अवारी एक्सप्रेस गिलगित, और ये हमने तकरीबन कोई 2 महीने पहले इसकी सॉफ्ट ओपनिंग की है। यहाँ पर 60 गेस्ट बेडरूम्स हैं अच्छा। और मीटिंग रूम्स हैं। उसके अलावा वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉल रूम है मेगा इवेंट्स के लिए, जिसकी कैपेसिटी मोर देन 400 पीपल की कैपेसिटी है उसकी। और उस मीटिंग रूम की ख़ास बात, बैंक्वेट हॉल की ख़ास बात मैं कहूँगा ये है कि वो गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद बॉल रूम है जहाँ पर हीटिंग और एयर कंडीशनिंग दोनों सिस्टम मौजूद हैं, साथ हैं। जो कि गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी होटल में इन स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है। हाँ। हाँ, और इसमें कोई कॉलम नहीं है। आपको प्रेजेंटेशंस करनी है, शादी करनी है, बड़ी मीटिंग्स करनी है, कॉन्वोकेशंस करने हैं, उसके लिए बड़ी आइडियल जगह है। और जो रूम्स हैं उनकी सबसे ख़ास बात यह है कि अवारी एक्सप्रेस गिलगित जो है वो गिलगित एयरपोर्ट से सिर्फ 3.6 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। इट इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ गिलगित। और यहाँ पर हमारे पास ब्राइडल रूम भी हैं, जो हनीमून कपल जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए सैर के लिए जाना चाहते हैं। और जो सबसे ख़ास बात रूम से रिलेटेड है, इस होटल की मेजॉरिटी ऑफ द रूम्स जो हैं उनकी जो फेसिंग है वो राकापोशी माउंटेन रेंजेस जो हैं ओवरलुकिंग है, जो कि दुनिया की टॉप 10 रेंजेस में से एक है। सही, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी खबर आपने सुनाई, और इंशाल्लाह यकीनन जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं जाने की तो वो अभी से ही बुकिंग करवाएंगे वहाँ की, बिल्कुल, ताकि जाएं और इसको एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। जी, आप बताएं थी मुझे अकाउंट्स की डिटेल कि क्या कहाँ कहाँ आपको हम डोनेट कर सकते हैं? हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का है, जो कि मैंने आपको बताया, मीज़ान बैंक में हमारा अकाउंट है जिसके ज़कात और डोनेशंस के नाम से ही है, होप्स के नाम से है अकाउंट है। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई हैंड्स ऑन देना चाहे तो वो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में हमारे पास होप्स की फार्मेसी मौजूद है, तो वहाँ पर आके भी डोनेट कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट जनाब। अच्छा करने के लिए ना हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि हम कैसे करें, अगर करने की नीयत बांध लें तो रास्ते खुद ब खुद निकलते चले आते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कि इतना बेहतरीन काम करें, इतनी यंग एज में आप काम करें आयशा, और उनका सबसे पहले शुक्रिया जिन्होंने 28 साल पहले ये कदम उठाया और आज उस नक्शे कदम पर आप सब चलते आ रहे हैं। मुझे MCR प्लीज़ बताएं कि मेरे पास वक्त है तो मैं है तो आखिरी मैसेज एक कोई भी जो एक जुमले में आप कहना चाहें। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो नौजवान लोग हैं वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ आएँ। डॉक्टर इंजीनियर्स तो बनना हर किसी का शौक़ होता है, लेकिन ये एक बहुत डाइवर्सिफाइड और वास्ट फील्ड है। मैं बाय प्रोफेशन इसमें नहीं आना चाहता था, लेकिन आने के बाद मैंने इसको इतना एंजॉय किया है कि आज मुझे 26 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और आई एम स्टिल एंजॉइंग इट। सही, आप क्या कहेंगी आयशा? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी तमाम व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं कि वो होप्स को सपोर्ट करें, हमें अपनी ज़कात और डोनेशन से सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरीके से इस कार खैर को कंटिन्यू रखें और उन तमाम मरीज़ों की उम्मीद का किरण बनते रहें जिनका हम पिछले 28 सालों से जिनको सर्व कर रहे हैं। बस यही कहूँगी, आपका 2.5% किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। देखिए, आपका 2.5% जो है किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकता है। ये बस हमें सोचना है। और अगेन वही वाली बात कि अगर हमें इंसान की खिदमत करनी है ना, तो समझ लीजिए कि हम अपने रब को राज़ी कर रहे हैं। हम किसी एक इंसान की मदद करते हैं और बग़ैर दिखावे की मदद करते हैं, और बग़ैर ढोल बजाए मदद करते हैं, बग़ैर शोर मचाए मदद करते हैं, चुपके से काम कर देते हैं, क्योंकि नीयतों का हाल मेरा रब जानने वाला है और वो बेहतरीन आपको उसकी अता देने वाला है। जो आप देते हैं, आप 1 रुपया देते हैं, वो पता नहीं अपने हिसाब से कितना आपको नवाज देता है। नीयतों को बढ़ाइए, फिर देखिए वहाँ से कितना अता होता है। जनाब लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ कुकिंग सेगमेंट भी है, हमारे साथ हमारी शेफ़ भी मौजूद होंगी, और फिर इंशाल्लाह हम अपने उस सेगमेंट की तरफ चलेंगे। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, नाद क्या है टाइम प्लीज़? बहुत शुक्रिया, मैं इतनी देर से समझ रही थी कि मेरा वक्त ख़त्म हो गया। जी प्लीज़, बड़ी मेहरबानी।
कतार लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तब जाने वाली। रौनक़े रमज़ान, रौनक़े रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक़े रमज़ान में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं और अब लेके चलते हैं आपको अपने किचन की तरफ, जहां हमारे साथ हैं शेफ़ सुमैया। और क्योंकि ये ऑलपर्स की तरफ से हमारा किचन सजा हुआ होता है आज, तो आज हम ये बताएं कि ऑलपर्स के साथ और रूह अफ़ज़ा के साथ क्या करने वाले हैं शेफ़ सामिया। यस, तो ऑलपर्स के साथ हमें पता है कि अभी रमज़ान चल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द ईद आने वाली है। और ईद की तैयारियां भी तो करनी है। तो ईद के लिए मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा किचन में टाइम नहीं गुजारना, वी वांट टू सेलिब्रेट ईद, तो हम लोग इंस्टेंट शाही टुकड़े बनाएंगे विद ऑलपर्स मिल्क एंड रूह अफ़ज़ा के साथ एक रूह अफ़ज़ा ड्रिंक। बेवरेज। ठीक, ज़रूर। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल अच्छा, रखा हुआ हर है। तरह का भी कोई आप शाही टुकड़ा बनाए ना, वो ऑयल में ही फ्राई होगा। यस, पानी में फ्राई क्यों नहीं करते हैं? पानी में फ्राई कर नहीं सकते। भाई देखे ना, शेफ तो कुछ भी कर सकता है, यही होना पानी चाहिए। में, लेकिन वो बॉईल हो जाएगा, हाँ, फ्राई नहीं हो तो सकता वो। शेफ कैसे कम ऑयल के साथ हम क्या करें, क्या कर सकते हैं जो थोड़ा मज़ा नहीं इसको आप आएगा? लोग, पर अगर आपने फ्राई नहीं करना है बट यू स्टिल वांट दैट गोल्डन लुक और वो जो शाही टुकड़े का फ्लेवर आता है, तो उसको आप हल्का सा सेक सकते हैं, लिटिल बिट ऑफ ऑयल, ताकि वो फुल एब्जॉर्ब ना करे। ओके, अब हम कर क्या रहे हैं शेफ? हाँ, आपने तेल तो यहाँ पे मैं गरम करने रख चीज़ें दिया। एक साथ करेंगे, हाँ। बिकॉज इंस्टेंट है एंड वी वांट टू मेक श्योर कि हम लोग टाइम से ख़त्म भी करें। तो यहाँ पे जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, यहाँ पे मैंने ब्रेड छोटे छोटे पीसेस में काट के अच्छा, रख हर दी बार है। ऑलपर्स का इंतखाब क्यों करती हैं आप? ऑलपर्स मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि ऑलपर्स जो है वो नंबर 1 UHT ट्रीटेड है यस। और इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन, ग़िज़ायत से भरपूर और ग़िज़ायत का तोहफ़ा है। आहा, और आपको पता है ये इनके जो जानवर हैं जहाँ रखे जाते हैं, इनके कैटल्स जो हैं, वो फार्म्स जो हैं, वहाँ इतने अच्छी इनको ग़िज़ायत दी जाती है और इतने साफ़ तरीके से रखा जाता है। तो ऐसे ही नहीं, हमारे पास ये बेहतरीन ऑलपर्स का गाढ़ा दूध हमें मिलता है जनाब, और इसकी उतनी ही बेहतरीन क्रीम भी हमें मिलती है। ऐसा ही जी, और अब तो बहुत ज़बरदस्त कर दिया इन्होंने, अपने जूसेस भी निकाल दिए। तो ज़रा एक है ना, नाम है तो एतमाद वहाँ पे वाला। अभी तो रमज़ान के बाद जो स्कूल्स वापस शुरू होंगे, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है लंचेस के लिए। ये लो। अच्छा जी, कितना अच्छा दूध, ये क्या आप अपने हिसाब से तकरीबन जितना भी बना रहे हैं उस हिसाब से आप? एग्जैक्टली, वैसे एक आइडियल रेसिपी जो है, जो नॉर्मल मुनासिब सर्विंग है, वो अराउंड 1.5 कप्स के हिसाब से। अच्छा, तो वो कोई 1.5 लीटर वाला मेरा ख्याल है कि वो चला जाता होगा। ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल यहाँ पे निकाल लिया है सारा ऑलपर्स का मिल्क, और मैं इसको यहाँ पे डिस्कार्ड कर देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास है शुगर। ठीक, शुगर को मैं यहाँ पे सारा डाल दूँगी। दिस इज़ रफली अराउंड 1/4 कप। अच्छा ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मेरे और पास इस पे ये खोया भी कि रखा थोड़ा हुआ सा मीठा आप जितना खाते हैं उस हिसाब से उसके भी, हिसाब से आप ऑल्टर हाँ, कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। शाही टुकड़े का मतलब ऐसे शाही टुकड़े ही होते हैं, थोड़ा मीठा होना चाहिए। ऐसा ही है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खोया डाल रही हूँ। जी, खोया भी जितनी शुगर है ऑलमोस्ट उतना ही होता है, सही। लेकिन अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोगों को इतना ज़्यादा और नहीं ये पसंद, ज़रा तो जल्दी फिर आप थिक कम भी डालें। कर देता है बिल्कुल। इसका, वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट, बड़ा मज़े का आता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। और यही लाल खोया होता तो और मज़े का। हाँ, अच्छा जी, ऑयल भी तो हमारा यहाँ पे गर्म हो हमारा रहा है। ऑयल ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। मैं यहाँ पे अपना वो निकाल लेती हूँ। ज़रूर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे पूरे हाँ, रमज़ान में, है ना, पूरे रमज़ान पकोड़े तलने के लिए, कुछ भी आपको फ्राई करना था आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। सही। तो यहाँ पे हल्का सा पहले टेम्परेचर चेक करते हैं। ओके, टेम्परेचर तो सेट है, और इसको मैं अंदर डाल देती हूँ इधर। जल्दी जल्दी, क्योंकि वरना ये होगा कि आपके कुछ जो हैं वो पक चुके हैं, कुछ जो हैं वो आधे रह जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये भी ज़रूर बताएं शेफ़ कि गरम तेल में ही डालना चाहिए, वरना
तेल सोख लेता है। एग्जैक्टली, वो फिर इस तरह अब्जॉर्ब करता है कि फिर वो आपको बहुत हैवी हो जाता है, फिर हाँ। आपको मज़ा नहीं आता। हाँ, तो बिल्कुल जब आपका तेल गर्म हो रहा हो ना, तब आपने इसको डालना है, ताकि उसको उससे ब्राउन करे और फ़ौरन आपने निकालना है। वो पकोड़ों के लिए कहते हैं कि थोड़ा गर्म करें और फिर थोड़ा लो हीट करें, ताकि अंदर से भी पकोड़े गल सकें। ठीक है, लेकिन पकोड़े ये होता है कि हमें क्रिस्पी अच्छा लगता है, इसको हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना। तो बस जैसे ही वो कलर आया आपने बस फ़ौरन निकाल दिया। फ़ौरन आपने निकाल लिया। इसको मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, उसके बाद What a इसको मैं बाद beautiful में golden color। यस। ये ले। आर यू अ फैन ऑफ शाही टुकड़े वैसे? यस, यस। तो आपकी ईद और पे ये वैसे आज सबसे मेरे ज़्यादा साथ क्या घर बनता जा है? रहा है। यस। ओह देखिए, इसके बाद एक कितने मज़े का हमारे शेफ़ के साथ ना एक पूरा सेगमेंट है, और ये लोग कितना एंजॉय करते होंगे। मैं सोचती हूँ जो शेफ़ बनाते हैं ना, तो ये लोग रोज़ में बैठ के वो खाते होंगे। मैं घर बैठ के नज़र लगा रही होती हूँ क्या ये लोग ये खा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मैं ऑयल को, क्योंकि हमने एक अच्छा खासी क्वांटिटी अंदर डाली थी, तो ऑयल हल्का सा ठंडा हो जाता है, तो मैं इसको वापस गर्म होने दूंगी और फिर हम लोग बाकी क्वांटिटी भी अंदर डाल देंगे। बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल यहाँ पे जो है मेरा, यहाँ पे उसको मैं विस्क करती रहूँगी ताकि लम्स ना बने और ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। सही। और जब आप बहुत सारा गन खोल लेते हैं, आपकी वैसे भी बच्चे भी स्कूल से आते हैं ना, तो वो उनके हाथ इतने को डस्ट भरे हुए होते हैं जनाब, तो सबसे बेस्ट है उसके लिए डिटॉल। डिटॉल जो है ना, वो आपके वैसे भी घर को इतना फ्रेश रखता है, इतना मज़े का रखता है, क्लीन तो रखता है। खास तौर से तो गर्मी आ रही है, हाँ, तो उसके लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि वो कूल इफेक्ट जो है ना, वो तो बहुत ही कमाल है आपका इनका, कि हाथ इसके अंदर मेंथोल भी है। मेंथोल है ना, तो इसके हाथों में एक ठंडक सी भी रहती है ना। अच्छा, मैं तो ना जल्दी में यूं करके ना हल्का सा यूं मुंह पे भी कर लेती हूँ, ऐसे करके ना, फिर जब मुंह धो लेती हूँ तो इतनी फ्रेशनेस रहती है ना फिर मुंह पे। मैं कहती साफ है ना, 99% जर्म्स ख़त्म हो रहे हैं, तो मुंह से भी तो ख़त्म हो रहा है जनाब। और क्या, तो ये एक चीज़ है ना। और इसी के सैनिटाइज़र भी जो आप अपने बच्चों के बैग में भी रख सकते हैं, अपने पर्स में भी रख सकते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको रखना चाहिए। अब तो मेरा ख्याल है अब से हर घर में मैंने देखा है एंट्रेंस पे ही रखा होता है कोविड के बाद। जैसे आप आते हैं तो फिर आपको एक हैंड सैनिटाइजर का पंप हाँ। देते हैं। ये हमारी नई वेलकम ड्रिंक होगी। वेलकम ड्रिंक के बजाय पहले आपको हैंड सैनिटाइज करना है, फिर आपको आगे देखिए वो बंद तो नहीं हो गया चूल्हा? जी जी, उसको मैंने बंद किया क्योंकि काफ़ी तेज़ हो गया था। अच्छा, इसको क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। ये उदास हो रहा है कि उसको क्यों बंद किया है। ठीक है, तो जब तक ये भी हो रहा है मेरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं सादिया? बिल्कुल खैरियत से। क्या कहना चाहेंगी, सवाल का जवाब देंगी कि सबसे जी सवाल का जवाब दूंगी मैं। सवाल का जवाब है कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरत जो है सूरह कौसर है। अच्छा, ठीक है, सही है जवाब। ठीक है, जवाब में मैंने कोई भंगड़े नहीं डालने, कोई आपको एक्साइटमेंट नहीं दिखानी, क्योंकि एंड पे मैं बताऊंगी कि किसका जवाब ठीक था। अच्छा जी, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तब तक हमारे ये फ्राई हो चुके होंगे और हम अपनी प्लेटिंग की तरफ होंगे। ठीक है जनाब, ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और प्लेटर हो रहा है, जल्दी से प्लेट की तरफ जाते हैं। हमारा जो ये शाही टुकड़ा है इसको हमने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद आपने जितना वो चीनी, खोया और सारी चीज़ें मिक्स की थी उसको आपने उसमें डाल दिया, टिप कर दिया। अच्छा, आपने कोई कलर ऐड नहीं किया ना? कलर मैंने ऐड नहीं किया इसमें, लेकिन इसको आप जितना वैसे ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़्यादा एक अच्छा कलर वो डेवलप हो जाएगा। हाँ, आपके पास टाइम था शेफ़, आपने बहुत जल्दी करी क्योंकि ये इंस्टेंट है नंबर 1, और उसके बाद फिर दूसरा ये कि हमने अभी अपनी रूह अफ़ज़ा ड्रिंक भी बनानी है। लेकिन वो पकता रहता, हम रूह अफ़ज़ा ड्रिंक बनाते फिर एंड पे हम भी डाल देते। चलिए कोई मसला नहीं, ऐसी टाइमिंग करके दी मैंने आपको। उसके बाद फिर अभी हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि रूह अफ़ज़ा हम लोग अपना निकालते हैं नीचे की तरफ से, और उसको मैं इधर ब्लेंडर में निकाल देती हूँ। वैसे आपके घर में रूह अफ़ज़ा बनता है? डेली 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 भाई, बचपन से है हमारा जो वो है ना लाल शरबत जो है ना, रूह अफ़ज़ा राहते जाएं, ये बचपन से है आपकी
तरबियत का हिस्सा होता है, खास तौर पे इसमें नींबू का रस डाल के, तो ओए होए होए होए। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो बिल्कुल यक ठंडा हुआ हुआ है ना, फौरन इसके बाद फ्रिज में रख दें और फ्रिज से बिल्कुल लास्ट वाहिद मिनट चीज़ निकालें। है, चाहे सर्दियों में आपके पास रमज़ान आए, चाहे गर्मियों में आपके पास रमज़ान आए, शरबत आपको ठंडा चाहिए होता है। ऐसा ही है, क्योंकि आपको पूरे दिन रोज़ा रख रहे होते हैं, तो आपको वो एनर्जी चाहिए होती है। तो इसके बाद फिर यहाँ पे मैं पानी भी डाल लूँगी। ठीक। वैसे आप रूह अफ़ज़ा किस चीज़ के साथ प्रेफर करती हैं, पानी या दूध? मैं पानी, मैं भी दूध के साथ भी, लेकिन पानी में ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। और उसमें थोड़ी, जैसे आपने भी पुदीने के पत्ते रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता आप डालती हैं या नहीं डालती हैं, हमारे यहाँ नींबू का रस उसमें बहुत डलता है, पुदीने को थोड़ा सा क्रश करके वो डाल दिया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो वाटरमेलन है ना, उस पर मैं रूह अफ़ज़ा डाल के उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, तो वो जो क्रंची पाना है ना, और उसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी होता है, तो वो बड़ा टेस्टी लगता है। ऐसा ही। तो वो यहाँ पे मैंने अभी रूह अफ़ज़ा डाला है, पानी, बर्फ़ और नींबू का रस। शुगर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी वैसे मीठा होता है, लेकिन जिन लोगों को और एक्स्ट्रा मीठा पसंद है तो वो डेफिनेटली डाल सकते हैं। सही, वो आप अपने हिसाब से, कि अगर आपको लगता है कि भाई बहुत मीठा चाहिए, जो कि अच्छी बात नहीं है, वाइट शुगर वैसे भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती, तो और ऑलरेडी इतना मीठा होता है, तो उसमें सही रहता है ये। तो इसको फिर ब्लेंड कर हाँ, बिल्कुल करें, घर्र मचाएं, ढर ढुर, कोई शोर नहीं मचा रहा, बड़ा खामोश है ये हमारा। ये देखिए, एंड बहुत ही इंस्टेंट ये आपका ड्रिंक जो है वो रेडी हो जाता है। बिल्कुल, है ना, यही बेहतरीन चीज़ है रूह अफ़ज़ा की, वो बहुत ही जल्दी बन जाता है। हाँ, सही। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं ये भी नीचे रख देती हूँ, बिल्कुल, और ये भी नीचे रख देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक ग्लास तैयार किया हुआ है, जिस पे हल्का सा नींबू का, जो नेचुरल फ्रेश नींबू होता है, उसका मैंने छिलका लेके साइड पे रब किया, फिर शुगर डाल दी थी उसके ऊपर, एंड ये है हमारा रूह अफ़ज़ा का मिक्स, जो यहाँ पे रख के डाल देते हैं। अच्छा, इधर क्लीन एरिया ना, तो यहाँ अगर आप रख देंगे दोनों प्लेटर्स तो अच्छा, और फिर इसको डेकोरेट कर दीजिएगा, और शाही टुकड़े को भी सामने मैं रख देती हूँ अभी बस। ये तो शायद अब दोनों की हमारे पास एक्चुअली गार्निशेस रहती हैं। हाँ जी, तो मैं इसको भी इनफैक्ट नीचे रख देती हूँ। तो रूह अफ़ज़ा के लिए सबसे पहले गार्निश जो मैं करना चाहूँगी वो है हल्का सा बेसिल सीड्स, यानी कि तुख़्म बलंगा। चिया सीड्स हो, तुख़्म बलंगा हो, ये बहुत अच्छा, वैसे आपके ना हेल्दी रखता है, आपके स्टमक को थोड़ा सा फिल रखता है, तो वैसे आपको भूख का भी एहसास ज़रा कम होता है इससे। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो बहुत शौक से भी खाते हैं रमज़ान में। हमारे यहाँ डेली ही होता है। जी, मैं डेली सुबह जब रमज़ान ना भी हो तो मेरे यहाँ पानी में भीगा हुआ होता है, मैं सुबह उठ के सबसे पहले यही खाती हूँ, तो इसलिए ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोटी सी एफर्ट है और एक चीज़ प्यारी लगती है। और इसके लिए भी शाही टुकड़ा, इनफैक्ट यहाँ पे जो दूध का बिल्कुल ही वाइट कलर होता है, क्योंकि हमने उसको खोए में पकाया, हमने उसको चीनी भी डाली थी साथ में, तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा जो येलोइश कलर आता है वो आ गया है। फिर इसको हम लोग गार्निश करेंगे विद बादाम एंड पिस्ता। ठीक है, और फिर इसको हम रख देंगे फ्रिज में, और जब वो ठंडा हो जाएगा, जब रोज़ा खुलेगा, फिर हम सब मिलके जितने भी यहाँ के लोग हैं स्टूडियो के वो खाएंगे। ये तो सबसे लकी तो वो हुए ना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आपका शेफ़, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही ज़बरदस्त क्विक और इंस्टेंट वाली रेसिपीज़ हमें बताती हैं जनाब, एंड थैंक यू सो मच। रौनक के रमज़ान ट्रांसमिशन को आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने जैसे कहा था आपसे भी 2 दिन पहले भी कि रहमत का अशरा गुज़र गया, मग़फ़िरत का अशरा गुज़र गया, निजात के अशरे से अब हम गुज़र रहे हैं। और अगर ये 10 दिन भी हमने गुजार दिए बिना कुछ किए, और करना भी क्या है, अगर कुरान खोल लो तो भी इबादत है, कुरान को देख लो तो भी इबादत है, कुरान को पढ़ लो तो भी इबादत है जनाब। मेरे साथ एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई हैं। तो मैं आपसे कहती हूँ कि कुरान को देख लेना भी इबादत है, करना कुछ नहीं है, और वो इबादत है जिसका कई गुना ज़्यादा आपको सवाब मिल रहा है जनाब। तो
ये छोटी छोटी चीज़ें तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं करते। हम मुस्कुरा के एक दूसरे को देख सकते हैं, हम एक दूसरे की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, वो किसी भी हवाले से हो। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई माँ नहीं हूँ आपकी जो मैं आपको बताऊँ कि आप ये करें, आप ये करें। हर एक को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। बस इसी नोट पे जनाब मैं अपने विनर का नाम अनाउंस करती हूँ। सुमेरा है हमारे साथ जो आज की विनर है। यकीनन ये सारे गिफ्ट्स उनको ज़रूर मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए साथी इमाम को। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नए मेहमान, नई गुफ्तगू के साथ। और कल जुम्मा है जनाब, कल अलविदा जुम्मा है हमारा, आखिरी जुम्मा होगा हमारे पास। कोशिश करेंगे कि वो सारी इबादतें, वो सारी दुआएं जो हम पिछले तमाम दिनों में नहीं मांग सके, वो इस जुम्मे में ज़रूर मांगें। और अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत की ज़रूर दुआ मांगा करें। अपने वो लोग जिनसे आप रूठे हुए हैं उनको मना लीजिए जाके, क्योंकि ये दिन है मनाने के, एक दूसरे से मिलने के। जनाब लेते हैं यहाँ इजाज़त, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।